तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन से। हम लोगों ने कल जो बात की थी वह बात हम लोगों ने की थी अप टू द कलकत्ता अधिवेशन एंड नागपुर अधिवेशन। कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन के बाद दो महत्वपूर्ण अधिवेशन और अपने सामने आते हैं, के बाद जो हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में आगे विकसित हुआ। तो हम कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन से आगे असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इशू फ्रॉम द ऑनवर्ड ऑफ द कलकत्ता एंड नागपुर अधिवेशन। देखिए, अब जब गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, उसके बाद क्या हुआ, यह जो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें फॉर ए मोमेंट कि असहयोग आंदोलन के समय की परिस्थितियां क्या क्या थी, उन परिस्थितियों के अगर हम आलोक में सारी चीजों को देखें तो शायद ज्यादा बेहतर हमको बातें समझ में आना शुरू होंगी। जब यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जैसे हम लोगों ने कल ये समझा कि जो दो अधिवेशन थे, कलकत्ता के और नागपुर के, इन दो अधिवेशनों के आधार पर जो बात आगे चली, हम उसी के आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो 1919 में 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर चला, इस वर्ल्ड वॉर में हमने काफी मदद की। भारतीयों ने वर्ल्ड वॉर में काफी मदद की ब्रिटिश हुक्मरानों को, लेकिन वर्ल्ड वॉर में मदद करने के बावजूद इनको कुछ भी प्राप्त न हुआ। जब वर्ल्ड वॉर में मदद करने के बावजूद कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो एक असंतोष की बात स्वाभाविक थी। उसी समय मुद्दा आ गया किसका? खिलाफत का। तो खिलाफत का मुद्दा सम्मुख आ गया। खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, और इस हिंदू मुस्लिम एकता थी वह बहुत महत्वपूर्ण अवयव थी भारत के उस प्रथम असहयोग आंदोलन पे। अगर हम थोड़ा सा यह समझने की कोशिश करें कि गांधी ने किस तरह से उस समय आंदोलन को नियंत्रित करने या आंदोलन को चलाने की कोशिश की, आखिर क्या नया था, क्या नया था जो पहले से अलग था, क्या नया था जो पहले से अलग था, ऐसा उस आंदोलन में क्या किया गया जो पहले नहीं किया गया था। तो पहले से अलग करने वाली कार्रवाई उस आंदोलन में किस तरह की थी? पहली बात क्या हो गई कि जो डायर का महिमा मंडन हुआ था, डायर महिमा मंडन, जो जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड कराया था, उनका महिमा मंडन किया गया। ब्रिटिश संसद में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसमें जनरल डायर के कारनामों को उचित कराया। इट्स फाइन, बेहतर हुआ। सॉरी, ए बिट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैंडल इट। Hope it is fine. हाँ, तो एक सवाल प्रीलिम्स का क्या हो गया कि हम लोग प्रीलिम्स के सवालों को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल डायर के लिए किसने 30,000 पाउंड का पोस्ट इकट्ठा किया। तो मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड का पोस्ट इकट्ठा किया। इट्स फाइन, यस और नो? अब अगला सवाल, आंदोलन की परिस्थितियां क्या थी? आंदोलन की परिस्थितियां क्या?
जो समय आंदोलन चल रहा था उस समय आंदोलन की परिस्थितियां क्या क्या थी? जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय महंगाई थी, लोग परेशान थे, मुद्रास्फीति थी और प्लेग की समस्या चल रही थी। उन परिस्थितियों में महंगाई, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, प्लेग, ब्रिटिश अत्याचार, ये 5 महत्वपूर्ण परिस्थितियां थी जिस समय आंदोलन की बात चल रही थी। गांधी जी ने गांधीवादी आंदोलन का पैटर्न क्या था? गांधीवादी आंदोलन के पैटर्न में सबसे पहले वो लोग क्या करते थे? गांधी जी इस वाले क्या करते थे? गांधी जी अपने आंदोलन के पैटर्न में उनका महत्वपूर्ण काम क्या था कि वह अपने विरोधी को मौका देते थे। मौका कैसा देते थे कि वह उनको नोटिस देते थे। तो 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छिड़ा। गांधी जी ने 22 जून को वायसराय को नोटिस दिया था। 1 अगस्त 20 को आंदोलन छिड़ा और 22 जून को वायसराय को नोटिस दिया। अब यह बहुत महत्वपूर्ण क्यों है कि जब हम गांधीवादी आंदोलनों का पैटर्न निकालेंगे तो यह पैटर्न क्या आएगा कि गांधीवादी आंदोलन में पहले वह इस बात की सूचना प्रतिपक्षी को दे देते थे कि वह प्रतिपक्ष की हम आंदोलन करने जा रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा कि कुशासन करने वाले से, शासक से हर आदमी को समर्थन करने से इनकार करना चाहिए था। 1 अगस्त 20 को तिलक का निधन हो गया। अगला सवाल, जिस दिन असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ उस दिन किस बड़े राष्ट्रवादी नेता का निधन हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन 1 अगस्त 1920 को आंदोलन आरंभ हुआ है और 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया, तो सवाल क्या हो गया कि जिस दिन आंदोलन आरंभ हुआ उस दिन किस बड़े नेता का निधन हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है, ये कहीं आ चुका है। तो उसी दिन तिलक का देहावसान हो गया और तिलक के निधन का जो शोक था और आंदोलन की शुरुआत दोनों एक साथ मिल गई। अगला, कांग्रेस की मंजूरी। मैंने प्रीलिम्स के सवालों को डाल के आज का लेक्चर बनाया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रीलिम्स के सवाल तो बाद में स्पेसिफिक आऊंगा ही आऊंगा, मैं प्रीलिम्स के सवालों को डाल के आज का लेक्चर बना रहा हूं एक्सक्लूसिवली। कांग्रेस की मजबूरी, सॉरी कांग्रेस की मंजूरी। अब कई नेताओं का विरोध भी था, तो एक सवाल क्या हो गया, क्या असहयोग आंदोलन निर्विरोध था? नहीं, विरोध भी था। विरोध किस बात पर था? विरोध भी था, तो विरोध किस बात पर था? कई वरिष्ठ नेताओं का विरोध था, विरोध के बावजूद भी आंदोलन को समर्थन मिला। तो विरोध किस बात का था? किसने विरोध किया था? सीआर दास प्रमुख विरोधी थे। अब देखते जाइए, प्रीलिम्स के सवाल है सब, आप ध्यान लगाइएगा, प्रीलिम्स के सवाल सब है इसमें, चाहे उसको अलग पूछ ले और चाहे मिला के पूछ ले। सीआर दास प्रमुख विरोधी थे। विरोध किस बात पर था? लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार पर था। एकदम मैथ्स की तरह आप देखिए उसको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए सवाल बनाइए, मेक द क्वेश्चन। सवाल बनाइए, सवाल बनाइए। 1920 का असहयोग आंदोलन
कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में क्या क्या तथ्य सत्य थे? असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया था। विरोध करने वालों में सीआर दास प्रमुख थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार पर विरोध था। एक और ऐड कर देते हैं, विरोधियों ने अनुशासन का पालन किया। बताइए, सवाल बना नहीं बना? आप टाइप करते जाइए, सवाल बना नहीं बना? टेल मी, क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड और नॉट? बोलो, क्वेश्चन क्या है? आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं करने अपने को सिर्फ समझना है, अपने को किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। असहयोग आंदोलन का जो विरोध किया गया वो क्यों किया गया? सवाल क्या हुआ? व्हाट इज द क्वेश्चन? सवाल क्लियर हुआ नहीं हुआ? असहयोग, अब कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया गया। उसके बारे में क्या क्या तथ्य सही है? ए, कांग्रेस ने मंजूरी दे दी, यस। बी, उस प्रस्ताव का विरोध किया गया। सी, विरोध करने वालों में सीआर दास प्रमुख थे। डी, विरोध लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार पर था। ई, विरोधियों ने अनुशासन का पालन किया। इस 5 में से 4 डाल देंगे। क्लियर? The resolution of the Congress has been ratified in the Congress Working Committee. What are the true facts for that? A, there was opposition of the resolution. B, Congress has supported it. C, C.R. Das was the main opponent. D, the opposition was on the issue of the boycott of legislative assembly. E, the person who has opposed the resolution was a disciplined person in the Congress. Clear हो गया? जिन लोगों ने विरोध किया, अब यहां से आइए, इसको आगे आइए। जिन लोगों ने विरोध, पर्सन हु हैज अपोज्ड इट, वो डिसिप्लिन रहे। They were the disciplined. उन्होंने क्या किया? Not participated in the election. जब तक आप इस तरह नहीं पढ़ोगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं इस चीज को। जो लोग ने अपोजिशन किया, यहां से लाइए आप, जिन लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार पर कांग्रेस के अंदर विरोध किया, उन लोगों ने, वो लोग डिसिप्लिन रहे। और उन डिसिप्लिन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट लिखते जाओ। अब जब कांग्रेस की मंजूरी मिल गई, तो दिसंबर में जो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन के आते आते विरोध समाप्त हो चुका था। नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन के आते आते विरोध मोर और लेस समाप्त हो चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सीआर दास ने ही इस सम्मेलन में असहयोग का जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया। किसने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? Who has presented the non-cooperation resolution in the Congress? C.R. Das. See, very interesting part. The person who was opposed to it, that person has presented the resolution.
जो ये प्रस्ताव बहुत लंबा था, हमने कल इस प्रस्ताव के बारे में बात की है, फिर उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। 4-5 चीज़ें थी। उपाधियों का बहिष्कार करो, आप सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दो, कानून की अवज्ञा करो, इसमें आप कर शामिल न हो, विवादों का जो निपटारा है वह पंचायतों से कर लो, कताई बुनाई को, वीविंग को प्रोत्साहन दो, हिंदू मुस्लिम एकता को आप इनकरेज करो, और 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। यह भी था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। एक वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा, यह नागपुर अधिवेशन में कहा गया। अब नागपुर अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अगर सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है नागपुर अधिवेशन के और प्रस्तावों के साथ साथ, तो अगर एक पर टिक लगाना है तो क्या होगा? अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज। बाय नॉन वायलेंट मेथड, द स्वराज बाय ऑल valid means coupled with the non-violence. It is the most important part of the Nagpur Congress. Most important part of the Nagpur Congress कि जो उन्होंने अपने स्वराज प्राप्त करने के रास्ते के ढंग को चेंज कर दिया। दूसरा, संविधान, जिससे चरित्र बदल गया। जो कांग्रेस का जो संविधान था उसको बदला गया, उससे क्या है, कांग्रेस का पूरा चरित्र बदल गया। अब चरित्र क्या बना? कांग्रेस की कार्य समिति बन गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बन गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला सुझाव किसने दिया था? तिलक ने दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने का जो पहला सुझाव है वह तिलक ने दिया था, वह 1916 में दिया था। अगर सवाल आता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला सुझाव किसने दिया था, व्हाट इज आंसर? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला सुझाव तिलक ने दिया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में पहला सुझाव तिलक ने दिया था, 1916 में दिया था। तो जो कांग्रेस के रोजमर्रा के काम देख ले 15। अगला सवाल, कितने सदस्य की कमेटी थी? 15 मेंबर्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी, 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। इट्स फाइन, बताना। अब जब तिलक ने प्रस्ताव रखा था तो तिलक का प्रस्ताव रिजेक्ट क्यों हुआ? अगला सवाल प्लीज का, तिलक का प्रस्ताव रिजेक्ट क्यों हुआ? नरमपंथियों के विरोध के कारण। आप देखिए, सब प्रीलिम्स के सवाल है। आप लोग आईएएस का पेपर देखिए, ऐसे ही सवाल आते हैं। यस और नो, किसी ने देखा है? कितने लोगों ने आईएएस का पेपर देखा है? हाउ मेनी पर्सन हैज सीन द पेपर ऑफ द आईएएस प्रीलिम्स? सवाल ऐसे ही आते हैं कि 1916 में जो तिलक ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनाई जाए, वह प्रस्ताव रिजेक्ट क्यों हुआ? नरमपंथियों के विरोध के कारण। नरमपंथियों के विरोध के कारण वह प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। इट्स फाइन, यस और नो? 2020 का मत देखो आप, 2016 से 2020 4-5 साल का आप देखो, 4-5 साल का आप लगातार देखो, तब आपको समझ आएगा। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम थे, जो लोकल लेवल के कार्यक्रम थे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सेकेंड, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई। अगला सवाल, यह प्रोविंशियल कांग्रेस समिति किस आधार पर बनाई गई?
लिंग्विस्टिक आधार पर बनाई गई। इस सारे सवाल प्रीलिम्स के लिए हैं लिंग्विस्टिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कमेटी बनाई गई। यस रोहित सिंह, ऐसे ही उनका काम ही कंफ्यूज करना। देखिए क्या है, यूपीएससी के साथ समस्या क्या है, 10 लाख लोग बैठते हैं, 10 लाख से ज्यादा बैठते हैं, उनको चूज करना है 10,000। तो मतलब क्या है, 9,90,000 को निकाल बाहर करना है। 9,90,000 में से 1.5 लाख इलाहाबाद के होंगे, उसमें से 4-5 को लेना है, सबको बाहर करना है। इलाहाबाद से सबको बाहर होना है। जिस तरह से इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी पिछले कई सालों से चल रही है, आप लोगों को सबको बाहर होना है। जब तक आप लोग अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड चेंज नहीं करोगे, आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। देखिए जो कोचिंग्स क्या करती हैं, जस्ट अंडरस्टैंड, जो कॉमर्शियल कोचिंग से क्या पढ़ाती हैं, जो छात्रों को अच्छा लगता है। छात्रों को अच्छा क्या लगता है, एनसीईआरटी, बेसिक बातें। मेरा क्लास छात्रों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि इसमें इतना रिजल्सीज है, इतना दिमाग की दही हो जाती है कि आप लगता है मैं कहां आके फंस गया हूं। जितनी कोचिंग चलती है इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में, उन कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे जो नाम हो। उसका रीजन क्या है कि वह इस तरह से पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जो परीक्षा में आवे और जिसके हिसाब से परीक्षा संचालित होती है। जब तक आप परीक्षा को संचालित करना नहीं सीखोगे, आप नहीं सिलेक्ट हो सकते हो। तो क्या एक बात हो गई कि भाषाई आधार पर उन्होंने कांग्रेस की समितियों का गठन किया। अगला सवाल, ऐसा क्यों किया, भाषाई आधार पर समितियों का गठन क्यों किया, क्या कारण था, यह किया क्यों, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। जो कार्य कारण परंपरा है उसको आप समझने की कोशिश करिए। यह उन्होंने जो अमली जामा पहनाया, जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि हम इसको प्रांतीय स्तर पर लेके जाएं और लिंग्विस्टिक आधार पर। इसका कारण क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। और कांग्रेस ने गांवों और कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। उसके लिए क्या किया, गांवों और कस्बों में भी गांव और कस्बों में भी समितियां बनाएंगे। गांव और कस्बों में भी समितियों को बना दिया गया। गांव और कस्बों तक समितियों का विस्तार किया गया। सदस्यता फीस क्या कर दी, 4 आना साल, वो 25 पैसा होता, 4 आना साल, 25 पैसा पर 4 आना साल प्रति ईयर सदस्यता फीस। ये क्यों कर दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के सदस्य बन सकें। जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, हिंदी को संपर्क भाषा, एज फॉर एज पॉसिबल, हिंदी नीड टू बी यूज एज ए कॉन्टेक्ट संपर्क भाषा। अब चलिए यहीं से हम आपका मेंस का सवाल बना देते हैं। हम फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू मेक योर क्वेश्चन ऑफ द मेंस। मेंस का सवाल क्या है, बताइए मेंस का सवाल क्या होगा। मेक द मेंस क्वेश्चन, एनीवन मे मेक द मेंस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई। बताइए मेंस का सवाल कोई बना सकता है यहां तक में, एनीबॉडी कैन द क्वेश्चन ऑफ मेंस। बताइए मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, टेल मी। बनाइए मेंस का क्वेश्चन कोई।
नागपुर कांग्रेस ने किस तरह से कांग्रेस का विस्तार किया? बना क्वेश्चन। हाउ द नागपुर कांग्रेस how the Nagpur Congress has extended the Congress to the grassroots level. दूसरा सवाल देखिए, इसी सवाल ऐसे ही सवाल आएगा मेरे से 150 शब्द का सवाल आएगा ये। अब आपको समझ ही नहीं आएगा हम सब लिखें क्या। You will not be able to understand how I write this question answer. नागपुर कांग्रेस ने किस तरह से कांग्रेस का विस्तार किया? अगला सवाल, नागपुर कांग्रेस has created a mass contact with remotest possible area of the Congress. Got it? Nagpur Congress democratize the Congress. वीना का सवाल है कि भारत की एकता बनाने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन क्या योगदान रहा? हिंदू मुस्लिम एकता, मैंने कल ही बताया था। हिंदू मुस्लिम एकता नागपुर कांग्रेस की सबसे बड़ी चीज थी। आप कल का लेक्चर खोल के देखिए। कल के लेक्चर में मैंने इस बात को लिखा हुआ साफ साफ कि जो नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव क्या थे, जो प्रस्ताव स्वीकार हुए, हिंदू मुस्लिम एकता एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। अब जो बहिष्कार हुआ, उस बहिष्कार का क्या क्या असर आया। देखिए, जो उस समय बहिष्कार हुआ, उस बहिष्कार में जब पहले ही महीने में एक आंकड़ा है कि 90,000 के आसपास लोगों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। उस समय देश में 800 स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेज थे और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज में लोग भर्ती हो गए। जो शिक्षा का बहिष्कार था सबसे अधिक कहां हुआ? अगला सवाल देखा, शिक्षा का बहिष्कार सबसे अधिक कहां हुआ? बंगाल में हुआ। शिक्षा का बहिष्कार सबसे अधिक कहां हुआ? बंगाल में हुआ। The maximum boycott of the education was in बंगाल। सबसे ज्यादा कहां हुआ? बंगाल में हुआ। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने। अगला सवाल, Who has become the principal of National College Calcutta? सुभाष चंद्र बोस। वकीलों ने जो एक दूसरा क्या था कि अदालत का बहिष्कार करना। अब इसमें दो पॉइंट है। पहला क्या है, वकीलों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार नहीं किया। देखिए दो है, ए वकीलों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार नहीं किया। The advocates has not boycotted in the very big way. But big advocates boycotted. क्या है ना, ऐसे ही वो लोग मिक्स कर देते हैं दो चीजें। अब एक चीज आपके कंट्रोल में है, दूसरी नहीं है, तो क्या हो गया? सवाल गलत हो गया। तो जो उसमें के बड़े वकील थे, जिसमें सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एमआर जयकर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजगोपालाचारी थे, प्रकाशम थे, आसम ने उसका बहिष्कार किया। बहिष्कार का जो सबसे अधिक सफल कहाँ हुआ?
बहिष्कार सबसे अधिक सफल कहां हुआ? विदेशी कपड़ों में, फॉरेन टेक्सटाइल्स में। सब प्री का सवाल है ये। बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल कहां हुआ? विदेशी कपड़ों में बहिष्कार सबसे ज्यादा सफल हुआ। गॉट इट? अगला सवाल, जो अब इसी को सपोर्ट करिए, विदेशी कपड़ों में बहिष्कार से सफल, इसी को सपोर्ट करिए। 1920-21 में 1 अरब 2 करोड़ रुपए का विदेशी कपड़े का आयात हुआ था। 1921-22 में 57 करोड़ हो गया। 1 अरब 2 करोड़ 57 करोड़ एक साल के अंदर। 20, 21, 22। उसी फैक्ट को सपोर्ट करता हुआ फैक्ट आ रहा है ये सबसे। अब अगला सवाल, अब क्या हो गया? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। अगला सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या हुआ? ताड़ी, शराब की दुकानों पर धरना। इससे क्या हुआ? सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा। अब सरकार इस प्रचार में जुट गई कि ताड़ी पीने, शराब पीने से सेहत अच्छी तो फायदा होती है। 1921 में विजयवाड़ा में हो सकता है। अब ये क्या है? अब आप एक याद करिए सीरीज, कलकत्ता, नागपुर, विजयवाड़ा, जितने महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन हैं उनकी आप सीरीज याद करिए। 21 में विजयवाड़ा में सम्मेलन हुआ, उसमें क्या कहा गया? सारा ध्यान क्या हो जाए? 2 बात कही विजयवाड़ा में, 2 बात। पैसा इकट्ठा करो, दूसरा कताई पर ध्यान दो, बीवी पर ध्यान दो। विजयवाड़ा कांग्रेस में 2 महत्वपूर्ण बात कही गई कि सारा ध्यान जो पैसा है, कोष इकट्ठा करने दो, और चरखा बांटो, कताई के लिए तो चरखा बांटो, और क्या करो? कोष के लिए पैसा इकट्ठा करो। 2 उन्होंने महत्वपूर्ण आदेश। तो अब फिर आइए, अब आप कलकत्ता, नागपुर से विजयवाड़ा में शिफ्ट हो जाइए कि उन्होंने क्या कहा दिया, और सदस्यता का लक्ष्य रखा गया 1 करोड़ सदस्य बनाओ, 1 करोड़ सदस्य बनाओ। तो 3 महत्वपूर्ण कही गई। सदस्य संख्या कितनी बनी? 50 लाख बनी। सदस्य संख्या 1 करोड़ की गई, लेकिन सदस्य संख्या 50 लाख बनी। जो तिलक स्वराज फंड था, जो पैसा वाला था, ये तिलक स्वराज फंड, एक करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हुआ। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुआ। जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हुआ। चरखे और खादी का खूब प्रचार किया गया, और गांधी धोती पहनने लगे उसी के पास, जो गांधी धोती को। अब ये नहीं, ये मिल गया। विजयवाड़ा कांग्रेस में सवाल, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। आगे किया हमसे पूछते हैं, पैसा इकट्ठा किया गया, चरखा बांटो, सदस्यता बढ़ाओ। जो पैसा इकट्ठा किया गया उसमें तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हुआ। जो सदस्य संख्या 1 करोड़ फिक्स की गई, 50 लाख हुई। चरखा बांटा गया, और गांधी उस दिन से कुर्ता धोती पहनना छोड़ दिए, कुर्ता धोती छोड़ दिए, सिर्फ सिंपल पहनने लगे, जो हम लोग देखते हैं। कोई कंफ्यूजन? इस समय वायसराय कौन था? रीडिंग। जब यह सहयोग आंदोलन चल रहा था, वायसराय कौन था? वायसराय रीडिंग थे उस समय। अब चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हो। और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया।
अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पे। गांधी के आंदोलन वापस लेने पर हम विश्लेषण आरंभ करते हैं। चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर, गांधी पर एक दबाव चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर वह आंदोलन छेड़े, और दिसंबर 1921 का जो अहमदाबाद कांग्रेस सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस को पूरी रणनीति की जिम्मेदारी सौंप दी। 1921 दिसंबर अहमदाबाद। इसमें खास बात क्या था? गांधी सर्वे सर्वा, गांधी जी को कहा गया आपके ऊपर सारा दायित्व है, आप जब और जहां से आंदोलन शुरू करना चाहें आप शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था, और जनवरी 1922 में जो सर्वदिन सम्मेलन हुआ उसमें अपील की गई, और गांधी ने लिखा कि अगर सरकार नागरिक स्वतंत्रता को बहाल नहीं करती है, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती है, तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। यह जनवरी 1922 में है। जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां से विश्लेषण आरंभ हो रहा है। जनवरी 1922 शब्द क्या था? सविनय अवज्ञा छेड़ने को बाध्य होंगे। ध्यान रखिएगा इसको, मैं इसको भी एनालाइज करूंगा। He will be compelled to start. इसको ध्यान रखिएगा, ये शब्द। The analysis part will start from here. I'm again repeating. In January 1922, Gandhi wrote to the Viceroy, if government will not give the civil liberties, government will not release the political prisoners, then he will compel to start the all India civil disobedience movement. गांधी ने कहा अगर सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। और यह आंदोलन कहां था? बारदोली से शुरू होने वाला था। यह आंदोलन बारदोली से शुरू होने वाला था। यह आंदोलन बारदोली से स्टार्ट। दिस मूवमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर? इट वाज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बारदोली। अब गांधी जी ने यह अपील की कि पूरे लोग अनुशासित रहेंगे और सारा ध्यान बारदोली पर रहेगा। अब उसी के बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हो गया। पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा हो गया और आंदोलन वापस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? इफ इट्स क्लियर देन आई विल मूव फर्दर। जब आंदोलन वापस लिया गया तो जो उनके बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, वो सब के सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, खास उसमें नाम रजनी पामदत्त का सब ज़्यादा आता है, उन्होंने बड़ी आलोचना की और कहा कि गांधी ने अमीर वर्गों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को वापस ले लिया और आंदोलन गांधी के हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में आ रहा। वो क्या करें, वापस क्यों लिया? आंदोलन लड़ाकू ताकतों के हाथ जा रहा था, यह रजनी पामदत्त का कहना है। और चूंकि गांधी के हाथ से आंदोलन वापस जा रहा था, इसलिए आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगर
जो लोग इस बात को कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग था, भूस्वामी वर्ग था, उसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हुई, इससे लोग गांधी डर गए। और यह लोग जो अपने तर्क को ध्यान रखते, तो बारदोली प्रस्ताव था, जो बारदोली प्रस्ताव था, जो बारदोली प्रस्ताव था 12 फरवरी 1922, जहां प्रस्ताव पारित हुआ और बारदोली प्रस्ताव के नाम से मशहूर है। तो जो इन लोगों का कहना है कि इन्हीं जो अमीर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस लिया आंदोलन, और वो अपने तर्क जो बारदोली प्रस्ताव था उसको सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहना है कि गांधी ने आपको जो आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, किसानों और काश्तकारों को लगान न देने को कहा। किसान काश्तकार लगान, जो किसान काश्तकार लगान का मुद्दा था कि किसान और काश्तकारों को लगान देने की अपील कर दी। किसानों और काश्तकारों को लगान देने की अपील कर दी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो गांधी जी ने कहा कि बारदोली में जो अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी उसने कुछ इलाकों में आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने निर्देश दिया, वापस ले लिया। अब गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया? आंदोलन, व्हाई द आंदोलन हैज बीन टेकन बैक, व्हाई द मूवमेंट हैज बीन टेकन बैक, आंदोलन वापस क्यों लिया? यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी पहली बात क्या है? उसकी पहली बात क्या है? अहिंसक आंदोलन नहीं हो रहा था और गांधी जी अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे। इट वॉज नॉट ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, अहिंसक आंदोलन नहीं हो रहा था। जो चौरी चौरा की घटना हो गई उससे आंदोलन अहिंसक नहीं रह गया। जो एक आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी लड़ाकू ताकतों के प्रभाव से डर गए थे, जो चौरी चौरा में घटना हुई उसका लड़ाकू ताकतों से क्या ताल्लुक है? चौरी चौरा घटना का व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट विद द फाइटिंग स्पिरिट? व्हाट इज द रिलेशनशिप? चौरी चौरा घटना का लड़ाकू ताकतों से क्या संबंध है? जिन लोगों ने चौरी चौरा में पुलिस पर हमला किया, क्या वह जमींदारों के खिलाफ संगठित हो गए थे? वह एकमात्र जो पुलिस का दुर्व्यवहार था उससे नाराज थे। अगर हम आंदोलन के देखें तो उत्तर प्रदेश में और मालाबार में, यूपी एंड मालाबार, यहां पर आंदोलन पहले ही समाप्त हो चुका था। यहां पर आंदोलन पहले ही कमजोर हो चुका था, समाप्त हो चुका था। जो इस आंदोलन की मांग थी, जमींदार अवैध कर न वसूले और मनमाने ढंग से मालगाड़ी न बढ़ाएं। अगर हम अवध के इलाकों में देखें जो एका आंदोलन चल रहा था, यह एका आंदोलन भी, एका आंदोलन, अगला सवाल, एका आंदोलन क्या था? एका आंदोलन का जमींदारी को हटाने से कोई संबंध नहीं था। एका आंदोलन का मतलब क्या था? मन मर्जी मालगुजारी, लैंड रेवेन्यू से था, मन मर्जी मालगुजारी से था। तो एका आंदोलन, ये भी सवाल आ चुका है, एका आंदोलन क्या था? एका आंदोलन का कोई भी संबंध जमींदारी को हटाने से नहीं था। एका आंदोलन का सिर्फ संबंध क्या था कि जमींदार अवैध कर न वसूले, मनमानी ढंग से मालगुजारी न बढ़ाए। दो संबंध था, एक अवैध कर, मनमर्जी मालगुजारी न बढ़ाए।
not to be collected the illegal taxes and unilateral revenue should not be increased. तो अगर हम इसको ध्यान दें तो इससे क्या दिख रहा है कि जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों का जमींदारों को हटाने से कोई संबंध नहीं था। इवन जो एका आंदोलन में लोग शामिल थे वह इस बात को प्लेज करते थे, शपथ लेते थे कि हम खरीफ और रबी और खरीफ की नियमित कर देंगे। तो यू सी द थ्री पार्ट, एका आंदोलन क्या, ए बी सी, डी कर दो जमींदारों को हटाना। व्हाट वाज, अब आंसर क्या लिखो, व्हाट वाज द एका आंदोलन, ए बी सी, बी बी सी डी, सी सी डी ए, डी ए बी सी डी। सवाल क्या बना, सवाल क्या बना, एका आंदोलन के बारे में क्या सत्य है। सवाल क्या बना कि एका आंदोलन के बारे में क्या सत्य है। ए क्या है, अवैध कर वसूली न करें। बी क्या है, मन मर्जी वाहनदारी न बढ़ाएं। सी क्या है, हम रबी और खरीफ की नियमित फसल देंगे। डी, जमींदारों को हटाना। अब इसमें क्या सही है बताइए, गॉट इट। अब जो एक बात कही जाती है कि बारदोली प्रस्ताव में किसानों और काश्तकारों से कर व लगान अदा करने की बात कही और जमींदारों को यह उन्होंने विश्वास दिलाया था कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। दो महत्वपूर्ण बात कही जाती है। अब यह कहा जाता है, इन दो महत्वपूर्ण बातों के आधार पर कहा जाता है कि कांग्रेस का उद्देश्य जमींदारों की हित की रक्षा करना था। On the basis of these two facts, the objective of the Congress was to protect the interest of जमींदार्स। यह दो बात कही जाती है और इसके आधार पर कहते हैं कांग्रेस का जो असली चरित्र क्या था वह जमींदारों के साथ था। लेकिन आप इस जरा बारदोली प्रस्ताव को समझने की कोशिश करिए। पहली बात, जो पूरा असहयोग आंदोलन था उसमें कभी भी कांग्रेस ने जमींदारों के अधिकार पर प्रश्न लगाया ही नहीं था। देयर वाज नो क्वेश्चन मार्क, जमींदारों के हित के अधिकारों पर कोई क्वेश्चन मार्क कांग्रेस ने लगाया ही नहीं। जब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बारदोली प्रस्ताव में जमींदारों के हितों की सुरक्षा की बात आ गई। बारदोली प्रस्ताव ने सिर्फ यह कहा कि कर न अदा करने का आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। अब जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जस्ट समझने की कोशिश करिए, जो कर न अदा करने का मुद्दा था, कर न अदा करना, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। इट वॉज द पार्ट ऑफ ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब वही वापस ले लिया गया, जब यही वापस ले लिया गया तो करना अदा करना भी वापस हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हो गया। अगर हम इस आंदोलन के वापस लेने को और समझने की कोशिश करें तो जो 1921 का जो सेकेंड हाफ था उसमें आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। स्कूल और छात्र वकील सब अदालत में लौट रहे थे।
व्यापारी जो थे अपने कपड़ों के स्टॉक से वो चिंतित थे और आंदोलन पर वह उत्साह नहीं रह गया जो उत्साह था। और जो एक थ्योरी है कि कोई भी जन आंदोलन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, जन आंदोलन की उम्र सीमित होती है, शायद इसलिए आंदोलन वापस लिया गया। लगा कि आंदोलन कमजोर हो रहा है, आंदोलन अहिंसक रास्ते पे जा चुका है, तो शायद यह कारण था कि आंदोलन वापस ले लिया गया। अब इस आंदोलन के हम उपलब्धि पे जाए, सफलता क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या थी। इस आंदोलन की उपलब्धि क्या थी, क्या क्या प्राप्त हुआ इस आंदोलन को करने के कारण। पहली बात, जनता एक हुई। देश की जनता जो है वह इकट्ठी हुई। अब आप ये नहीं कह सकते हो कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है। आप ये नहीं कह सकते हो कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है। इसमें बहुत से लोग शामिल हुए, देश के कई बड़े बड़े हिस्सों तक देश के दूर दराज हिस्से तक आने लग गया। आधुनिक राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद एक नए मुकाम पर पहुंचा। इट हैज रीच्ड अ न्यू हाइट। आधुनिक राष्ट्रवाद एक नए मुकाम पर पहुंचा, इसने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। जो त्याग और बलिदान है, त्याग बलिदान की भावना है, यह दूर दराज के इलाकों, निरक्षरों तक पहुंचा। यह जो त्याग बलिदान की भावना है, यह दूर दराज निरक्षर तक की भावना। सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक एकता सबसे ज्यादा इसी समय रही। सांप्रदायिक छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन सांप्रदायिक एकता इस समय अच्छी खासी प्राप्त हुई। यह हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है। मुसलमानों की भागीदारी ने आंदोलन का स्वरूप बदल दिया। कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों की जो गिरफ्तारी है बहुत ज़्यादा थी, और यह एक पड़ाव था। 1922 एक पड़ाव था, एक पड़ाव था 1947 तक पहुंचने के लिए। यह आपका सवाल हो गया, यह आप सवाल के रूप में भी, यह आपका एक उपलब्धि भी है, यह आपका एक सवाल भी है। इट्स फाइन। किसको क्लियर नहीं हुआ? क्वेश्चन आंसर शुरू करें? ब्रेक चाहिए आप लोगों को? टेल मी। फाइन, वेरी गुड। ब्रेक चाहिए? स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर। टेल मी। जैसा को ऐसा करें। आई कैन गिव ब्रेक ऑल्सो 10 मिनट, नो ब्रेक। ओके ओके। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। किस आंदोलन ने कहा, किसने कहा मुस्लिम कांग्रेस से
समझौता करके एक नतीजे पर पहुंचे। ये कहा था उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। सवाल क्या हो गया? ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एक मुस्लिम संगठन ने यह प्रपोज किया पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मुस्लिम शुड पार्टिसिपेट एंड ट्राई टू रीच एन अकॉर्ड विद द कांग्रेस। यह सवाल महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि मुसलमान और कांग्रेस के, सवाल महत्वपूर्ण क्यों है? मुसलमान प्लस कांग्रेस के सम्मिलन के कारण, ड्यू टू द confluence of Muslim and the Congress, this question has is becoming important. Every question which I am framing has a very interesting point of view which may be asked in the civil services. So what is question? कि a Muslim organization, एक मुस्लिम संगठन ने यह प्रपोज किया, प्रस्तावित किया during the first world war that Muslims should participate and try to reach and accord with the Congress. कौन सा था? एहरार लीग। आंसर क्या है? एहरार लीग। तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली? तिलक लोकमान्य टाइटल। तिलक लोकमान्य टाइटल बताइए। तिलक लोकमान्य टाइटल बताइए, कोई कब मिली? किसी को आइडिया है? तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली? होम रूल लीग मूवमेंट के समय। तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली? ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट। एक ही राजा था जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। किंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इनसाइड आउटसाइड इंडिया। किसी को है पता? सब कठिन कठिन सवाल है सब। एक ही राजा था जिसने पार्टिसिपेट किया इनसाइड आउटसाइड इंडिया में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, राजा महेंद्र प्रताप। दादा भाई नौरोजी को इलेक्ट किया गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। किस पार्टी से गए थे वो? लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। किस पार्टी के मेंबर के रूप में गए थे? लिबरल पार्टी के रूप में गए थे वो। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या किसी के पास? किसने पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग अनफर्ल किया? Who
अनफर्ड फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग? बताइए, ये तो आना चाहिए। किसने पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग का झंडारोहण किया? किसने किया? और जो इंडियन नेशनल फ्लैग था, ये पेरेंट जो प्रिकर्सर था फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये क्या था? ये प्रिकर्सर था। ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। बताइए, किसी को याद है? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा। यस 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 गिरीश शुक्ला, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट थी, वह किस कांग्रेस सेशन में समाप्त की गई? नेहरू कमेटी रिपोर्ट बरीड लाहौर कांग्रेस। नेहरू कमेटी रिपोर्ट को लाहौर कांग्रेस में इसको समाप्त कर दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ यंग वुमेन रिवोल्यूशनरी किस ऑर्गेनाइजेशन में थे? लार्ज नंबर ऑफ यंग वुमेन रिवोल्यूशनरी किस ऑर्गेनाइजेशन थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। किसमें थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सुभाष चंद्र बोस, अगला सवाल लिखिए, सुभाष चंद्र बोस इंस्ट्रूमेंटल थे किसमें? फाउंडिंग ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन का पूर्ववर्ती है, इन 1938, फॉर ड्राइंग ऑफ द प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 6 साल तक लगातार अध्यक्ष कांग्रेस का कौन रहा? ये सवाल पहले बताया हुआ मैंने। 6 years consecutive. Who was president of Indian National Congress? कौन था? यस यस अर्पिता, लवली, वेरी गुड वेरी गुड। वैकोम सत्याग्रह क्या था? क्यों लॉन्च किया गया? बताइए, ये पढ़ाया हुआ है। वैकोम सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया? वाई लॉन्च्ड? वैकोम सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? बताइए बताइए, फास्ट। मंदिर प्रवेश, वेरी गुड लवली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नीची जातियों के लोगों के लिए मंदिर खोलना। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी क्यों कहते हैं? सब चूजे सवाल हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। ये पहले सवाल आता था, ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा? इनको लोकहितवादी क्यों कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी क्यों कहा जाता है? बताइए। यह ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे। आप लिखिए ए। ये 4-5 चीजें मैंने इनमें से निकाली है, उस आधार पे इनको लोकहितवादी कहते हैं। ए, यह ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे, सोशल वर्कर थे। बी, उन्होंने मनी और मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया गरीबों में और जरूरतमंदों में। सी, उन्होंने एक मैगजीन एडिट की, लोकहितवादी। इन 3 कारणों से उनको लोकहितवादी कहा जाता है।
मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की? मदन लाल ढींगरा। अब इसका दो सवाल है। सवाल नंबर 1, किसकी हत्या की? सवाल नंबर 2, हत्या क्यों की? ठीक है, ऐसे तैयार करिए आप लोग। कहीं आप क्या है, जनरली मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की रुक जाते हैं, कर्नल वाइली की। ठीक है, अब क्यों किया बताइए? मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या की, ठीक बात है, क्यों की बताइए? सवाल आपका यह आएगा, सवाल आपका यह आएगा, हत्या क्यों की? लंदन में की। चलिए ये भी ठीक है, वेरी गुड, ये भी ठीक है। वह कौन था? अच्छा चलिए, ये जिसकी हत्या की वो था कौन? जिसकी हत्या की वो कौन था? एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चलिए दूसरा सवाल मैं नहीं बताता हूं आंसर, आप लोग खुद बताइएगा, हत्या क्यों की? मेरे लेक्चर में है। जो बंगाली मैगजीन थी जुगांतर और बासमती। अब देखिए इसमें सवाल क्यों बन रहा है, मैं सवाल कर क्यों रहा हूं? जुगांतर और बासमती दो बंगाली वीकली थी। ये क्या है? ओल्डेस्ट बंगाली डेली है। ये क्या है? ओल्डेस्ट बंगाली डेली। आप लोग मेरे सवालों पर और रिसर्च करिएगा और आपको फैक्ट मिलेगा। जुगांतर और बासमती क्या है? यह ओल्डेस्ट बंगाली डेली है। अब इसको जो ये वीकली मैगजीन थी, इस वीकली मैगजीन को किसने एडिट किया? किसने किया? बारिंद्र घोष। अब बारिंद्र घोष कौन थे आप पता करिएगा। थोड़ा कोऑपरेट करो, नहीं क्या है मैं एक ही टॉपिक पढ़ाता रह जाऊंगा। थोड़ा आप लोग भी दिमाग चलाओ तो अपने को थोड़ा आसानी हो जाएगी, थोड़ा आसान से हम लोग टफ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब वह कौन सा ग्रेट इंडियन रिवॉल्यूशनरी था? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। वह कौन सा ग्रेट इंडियन रिवॉल्यूशनरी था जो प्रोफेसर था संस्कृत में, फिलॉसफी में? पॉइंट नंबर 1, प्रोफेसर इन संस्कृत एंड फिलॉसफी। वह कौन सा रिवॉल्यूशनरी था जो प्रोफेसर था संस्कृत में और फिलॉसफी में? कहां पे था? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में था। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में और स्टैनफोर्ड में वह संस्कृत का प्रोफेसर था। वह मृत्यु को प्राप्त किया एज सन्यासी इन फिलाडेल्फिया। डाइड एज सन्यासी इन फिलाडेल्फिया। कौन था? एनी आइडिया? एनी गेस? चलो गेस ही कर लो आप लोग, चलो बताओ बताओ। लाला हरदयाल। कौन थे ये? लाला हरदयाल थे। कांग्रेस में दो स्प्लिट हुई, एक सूरत में हुई, एक दूसरी स्प्लिट हुई। सूरत स्प्लिट, कांग्रेस का दो स्प्लिट हुआ, स्प्लिट 1 स्प्लिट 2। एक सूरत में हुई,
एक सूरत के बाद हुई है दूसरी स्प्लिट। यह कब हुई, किसने की, किस मुद्दे पर? सोचिए, सूरत स्प्लिट कब हुई, किस मुद्दे पर? आप लोग इसका आंसर लिखिए, दोनों स्प्लिट लिखिए। सूरत स्प्लिट नंबर 1 और नंबर 2 दूसरी स्प्लिट। जल्दी बताइए, फास्ट। किसी को आता है नहीं आता है? नहीं आता? ये तो आनी चाहिए यार, ये तो पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया जो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। जो दूसरी स्प्लिट है ना गिरीश शुक्ला, ना जो पहली स्प्लिट आपको पढ़ाई हुई है सूरत की, उसमें कुछ खास बात नहीं है। जो दूसरी स्प्लिट हुई है वह क्यों हुई है? वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के मुद्दे पर हुई है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के मुद्दे पर हुई है। ये सब चीजें ज्यादा किताब मिलती नहीं आसानी से। रिफॉर्म के मुद्दे पे, और यूपीएससी यही पूछती ढूंढ के। जो दूसरी स्प्लिट हुई है वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के मुद्दे पर हुई है। जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो नरमपंथी थे, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या किया? जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? इस रिफॉर्म का वेलकम कर दिया। He has welcomed this reform. उन्होंने इस रिफॉर्म का स्वागत किया। एनी बेसेंट ने भी जवाबदेह सरकार का समर्थन किया। और दिसंबर 1917 में जो कलकत्ता में जो आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें मतभेद सामने आ गए। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। अगस्त 1918 में जो एक विशेष अधिवेशन में जब घोषणा कर दी गई थी कि यह हमारा जो रिफॉर्म दिया गया है यह असंतोषजनक है, उसके बाद क्या हुआ? नवंबर 1918 में एक पृथक सम्मेलन बुलाया नरमपंथियों ने। नवंबर 1918 में नरमपंथियों ने अपना एक सेपरेट, एक पृथक सम्मेलन बुलाया और उसमें अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो समर्थन था उसको उन्होंने रिपीट किया और कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ गई और नरमपंथियों ने कांग्रेस से अलग हो गए और नया बनाया नेशनल लिबरेशन लीग, एक नया दल बना लिया। National Liberation League, a new organization founded by the liberals, और यही लीग आगे चलकर ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से चली। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। फाइन, बताइए। और यह जो लिबरल्स ने किया, इसके क्या हुआ? वह राजनीति के हाशिए में चले गए। मेरे ख्याल से आज के इतना बहुत है, बंद करें। अभी 50 सवाल होंगे यार, बहुत सवाल हैं। क्या है, देखो ये जो स्टडी है सिविल से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप जितना दिमाग लगाओ उतना मजा आता है। अब आपको कितना मजा पढ़ने में आ रहा है तो मुझे नहीं पता है, बट आई एंजॉय लॉट टीचिंग टू यू। कैसे मैं नई चीज़ों को लाएं, कैसे हम एनालाइज करें। अब देखिए ये छोटा सा मुद्दा है, अब इस मुद्दे पर आप देखिए
देखिए कितने फैक्ट आ गए, सीरियस सीरियस कितने फैक्ट आ गए। चलिए आकांक्षा कह रही है कुछ और कर दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं अपनी जो यंग एज की लड़कियां हैं जो 98, 99, 2000 बॉर्न हैं, उनका मैं बहुत केयर करता हूँ। जो अपने यंग एज के जो अपने एस्पायरेंट हैं वो मेरे ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि वो रिजल्ट देंगे, अर्ली एज में आए हैं और उनको ऐसा तपाया जाएगा कि रिजल्ट देंगे वो। चलिए आकांक्षा आपकी बात मान गया, चलिए कुछ सॉल्व आउट करते हैं। चलिए कौन सा सवाल करें? हाँ बहुत अच्छा है, पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए एक ये सॉल्व कर लेते हैं, ये ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के द्वारा आया? 1909 एक्ट। पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट के द्वारा आया? यह 1909 के एक्ट के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन आया। जो हरिजन सेवक संघ था जिसको महात्मा गांधी ने बनाया, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था? हरिजन सेवक संघ। बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। इसका फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था? फाउंडर प्रेसिडेंट। ये दो सवाल हो गया, बनाया किसने और फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था? जी.डी. बिरला। एक ही क्वेश्चन में आपको दो सवाल मिल गए कि इसका फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था। जो अपना ये कहते हैं, जो पंजाब के गवर्नर थे, जो डायर थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में किलिंग की, उनको मारा किसने? डायर को मारा किसने? ये तो आसान सवाल है, ये सवाल आईएएस में नहीं आएगा, टीसीएस में आ सकता है, आईएएस में नहीं आएगा। डायर को मारा किसने? सरदार उधम सिंह। ये आईएएस में नहीं आएगा, ये पीसीएस में आएगा। डायर को मारा किसने? सरदार उधम सिंह ने डायर को मारा। ये सवाल आईएएस में आएगा। अगला सवाल, बंगाल के पार्टीशन के बाद टू न्यू प्रोविंस, टू न्यू province created after partition of Bengal। ब्लैक बोर्ड, ये ब्लू बोर्ड ज्यादा अच्छा है या ग्रीन बोर्ड ज्यादा अच्छा था? बताइए कौन कौन से दो नए प्रांत बने बंगाल के पार्टीशन के बाद? बताइए। एकता गलत हो गया आपका। एकता सवाल आपका गलत हो गया, आंसर आसाम नहीं बना था। बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड बंगाल। ये बहुत कठिन सवाल तो नहीं था, अरे गलत नहीं होना चाहिए था सवाल तो। क्यों कांग्रेस ने जो अभी देख तुरंत मैंने सवाल किया हुआ है कि कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपए का जो स्वराज फंड बनाया, वह किसके नाम, वह किस लिए बनाया था?
मेमोरियल ऑफ द गंगाधर तिलक। जो लखनऊ का सेशन था 1916 का अध्यक्ष कौन था? लखनऊ 1916 प्रेसिडेंट कौन था? ये तो आना चाहिए सवाल। कौन था? लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। स्वदेशी के जो 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 इंडियन पॉलिटिको इकोनॉमिक्स थे और जो ग्रेट चैंपियन स्वदेशी के थे, सबसे पहले कौन थे? वो अर्लीस्ट कौन से थे? बताओ। मैं ऑप्शन देता हूं। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, अरविंद घोष, एम जी रानाडे। जो अर्लीस्ट थे स्वदेशी के, वो कौन थे? अर्लीस्ट प्रोपाउंडर ऑफ स्वदेशी कौन थे, जिन्होंने अपनी सोशियो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, अरविंद घोष, एम जी रानाडे। आर.सी. मजूमदार कहां से आ गया? दादा भाई नौरोजी थे। जो किसान सभा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? देखिए, ये सवाल में 4 आपको ऑप्शन देता हूं। सब ऑप्शन क्यों दे रहा हूं कि ये चारों थे पटेल, सहजानंद सरस्वती, अब सवाल क्या है कि जो हमारा जो किसान आंदोलन था उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किसने किया? इंदुलाल यादव। नेहरू। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इन चारों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर सबसे ज्यादा किसने किया, यही जो सवाल की लाइन है यह सवाल को बदल दे रही है। सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे ज्यादा किसने किया बताइए। एक आंसर आ गया है सहजानंद सरस्वती। और कोई है? और कोई आंसर है? और कोई आंसर शाहजहां के अलावा? यस, राइट। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए? बताइए। महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष कब हुए? बताइए। कहां पर हुए? मेरे ख्याल से एक आपका ईयर गलत है, प्लेस सही है। 1925 बेलगाम है मेरे ख्याल से। 1925 बेलगाम है, 1924 नहीं है, 1925 बेलगाम। बेलगाम है मेरे ख्याल से। नहीं, 1924 ही है। नहीं, 1924। ठीक है, ठीक, 1924 बेलगाम। ठीक। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईयर से इशू नहीं आएगा, लेकिन जानना चाहिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब देखिए क्या है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस में 2 सवाल है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस में 2 सवाल है, फर्स्ट इंडियन। आप इस सवाल को जब भी हैंडल करें, आप इन दोनों चीजों ध्यान रखें
कि फर्स्ट कौन है और फर्स्ट इंडियन कौन है। इन दोनों के बीच में दिक्कत अक्सर आती है। बताइए, ये तो आसान सवाल है यार, नहीं आसान है, ये तो बहुत दिक्कत का सवाल नहीं है। उन्नीस सौ 17 इनिवेशन कलकत्ता, 1917 इनिवेशन कलकत्ता। चलिए दूसरा आंसर करिए। अब आइए फर्स्ट इंडियन पे आइए, आइए फर्स्ट इंडियन पे आइए, जल्दी आइए। फर्स्ट इंडियन 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, 1925 सरोजिनी नायडू कानपुर। उन्नीस सौ 25 सरोजिनी नायडू कानपुर। ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया क्योंकि आपने सवाल नहीं देखा। दो सवाल है, अगर दोनों सवाल ध्यान नहीं देंगे आपसे गलत हो जाएगा। अगर दोनों नहीं करेंगे तो आपसे सवाल गलत हो जाएगा। सुभाष बोस पे दो सवाल है, अध्यक्ष किसको हराया? 1938 हरिपुरा निर्विरोध हुए थे। 1939 त्रिपुरी पट्टाभी सीतारमनिया को हराया। पट्टाभी सीतारमैया को हराया। ये तो आसान सवाल होना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह आरंभ किया था अक्टूबर 1940 में, उसमें उनका जो कहते हैं उनका जो पहला सत्याग्रही था, फर्स्ट सत्याग्रही कौन था बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह आरंभ किया था, उसमें उनका पहला सत्याग्रही कौन था? उसमें उनके पहले सत्याग्रही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आसान सवाल होना चाहिए ना। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू ने हेड की, उनका ऑफिशियल डिजिग्नेशन क्या था? जो इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू ने हेड की, उसमें उनका ऑफिशियल डिजिग्नेशन क्या था? बताओ ये आपको। ये सवाल गलत हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि मुझको भी इसका आंसर ढूंढना पड़ा। जो नेहरू ने पहली इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें उनका, विनोबा भावे शायद दूसरे थे, पहले राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें उनका ऑफिशियल डिजिग्नेशन क्या था? बताइए। बताइए, बोले कोई गेस? पहले राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो चेक, इस सवाल को चेक करिएगा, ठीक है? हम अभी चेक कर लेंगे कि क्या उनका कौन सा पहला सत्याग्रही कौन था। वी आल्सो चेक इट, विल सी इट। भाई राजेंद्र प्रसाद मुझको याद आ रहे हैं।
यू राइट राइट, यस यस यस, सॉरी सॉरी, यस यस, विनोबा भावे थे, यस यस, यू राइट, पहले विनोबा भावे थे, यस सही कहा यार, पहले विनोबा भावे थे, दूसरे नेहरू थे, सॉरी सॉरी, यस आई एम करेक्टिंग इट, यस राइट, एकदम ठीक है, ठीक है, एक आपने ठीक कहा, हाँ चलिए बताइए क्या सवाल था, सवाल क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो गंगाधर तिलक ने इंट्रोड्यूस किया गणपति फेस्टिवल 1893 में, 1893 में जो गणपति फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब यह सवाल क्या है, फर्स्ट शिवाजी फेस्टिवल, तो गणपति हो गया 19 फर्स्ट शिवाजी फेस्टिवल कब किया, 1896, जो कर्नल वायली ने हत्या की, किसी को जवाब मिला कि कर्नल वायली की मदन लाल धींगरा ने हत्या कर, किसी को जवाब मिला इसका, वो प्रधानमंत्री ने वाइस प्रेसिडेंट था गिरीश शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट, नॉट वो प्रधानमंत्री। कर्नल वायली ने मदन लाल धींगरा की हत्या की, किसी को मिला जवाब, बताना जवाब मुझे कल, कि मैं बता दूं अभी, और करें या बंद कर दें, बताओ जल्दी बताओ, यू वांट मोर और आई शुड क्लोज इट, ना 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 ना, और बताओ, जो इनह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन था, जो इनह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन था और हैंगिंग ऑफ इंडियन यूथ था, इसके लिए किया था, बताइए, और करें या बस करें, जल्दी बोलो। देखिए यह सवाल इसी तरह से आते हैं, अब अपने को करना क्या है, अपने को इसी पैटर्न के सवालों के लिए अपने को तैयार करना है। अगर आप समझे कि हमको करना क्या है, हम इसी पैटर्न के सवालों के लिए अपने को तैयार करें। अगर आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इसी पैटर्न के सवालों पर काम करना होगा। अगर इस पैटर्न के सवाल तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप सोचिए फिर काम नहीं बन रहा है। काम तभी बन पाएगा जब आप इस पैटर्न के सवाल तैयार कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न के सवाल तैयार नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। तो अगर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, इस परीक्षा में कुछ खास करना है, तो आपको इस तरह के पैटर्न के सवालों पर काम करना होगा, जिसमें सवालों में एनालिसिस हो, सवालों में इंटेंसिटी हो, सवाल इस तरह की बातें कह रहे हों कि जो आपको साफ साफ दिखें। और कई बार सवालों को अंदर तक घुस के देखते हैं। इफ़ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ द सिविल सर्विसेज, व्हाट दे यूजुअली डू, वो ज़्यादातर विश्लेषण की बात करते हैं। वो ज़्यादातर ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं जो बहुत क्लियर नहीं होती है, या दो ऑप्शन क्लोज कर देते हैं। हमने शायद आपको 25, 30, 35 सवाल आज डेमोन्स्ट्रेट किए होंगे। 20, 25, 30 सवाल मैं कल फिर कर दूंगा
इससे ही आपको यह क्लियर हो पाएगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे। If you want to say something, if you want to know something from me, you can just tell me. Otherwise, I will close the session for the day. बताइए। देखिए, अपने को भी सवाल बनाने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सवाल सीधे बन जाते हैं। आप देखते हो, बनाते हो, कोशिश करते हो। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रति अपना दृष्टिकोण है। मैं बगैर लाग लपेट के हर बार उस दृष्टिकोण को आपके सामने जरूर रखता हूँ। जितनी कोचिंग्स चल रही हैं, खासकर इलाहाबाद की कोचिंग्स, उसमें सिविल सेवा की कोई पढ़ाई नहीं होती है। उसमें कोई पढ़ाई सिविल सेवा की नहीं होती है। जैसे मुझको बहुत कोचिंग वाले अप्रोच करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या पढ़ाते हो, तो उनका बड़ा अच्छा जवाब है। उनका जवाब क्या है कि साहब हम वो पढ़ाते हैं जो लड़कों को पसंद आता है। बोला है कि सब जो अपने पास जो 2-3 हज़ार लोग आते हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा भाई इस बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सिलेक्शन नहीं होगा सर, हम सिलेक्शन पे काम ही नहीं करते हैं, अपना सिलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चूँकि इलाहाबाद से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही है कि इलाहाबाद से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। जब इलाहाबाद से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, यही आपने मान लिया, तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना यार। उनको क्या है कि जो इलाहाबाद के लड़के हैं, उनको कोचिंग में जाके पैसा देने में बहुत इंटरेस्ट आता है। एक ये मानसिकता बन गई है कि कोचिंग में जाके पैसा देंगे तो कुछ सीख लेंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मेरी आपसे यह एक सलाह है कि आप अगर किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप जाना बंद कर दीजिए। समय की बर्बादी होगी और वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत राय है। मैं सही हूँ या गलत है, इसका फैसला समय करेगा, वक्त करेगा। लेकिन जितने लोगों ने इलाहाबाद की कोचिंग्स ज्वाइन किए, किसी को कोई रिजल्ट आज तक नहीं मिला है। उसका कारण क्या है कि उन लोगों के पास परीक्षा पैटर्न की समझ ही नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब तक आप करंट अफेयर्स के द्वारा पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी हालात में सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। जिस दिन आप करंट अफेयर्स के वाक्य के द्वारा पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन आपने करंट अफेयर्स के द्वारा पढ़ना शुरू किया, उस दिन आपके सिलेक्शन की संभावनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो मेजर पोर्शन है करंट अफेयर्स के थ्रू आता है। आप सैटरडे की मेरी क्लास देखिए, सैटरडे की क्लास में हमेशा आपको दिखता होगा ये कि मैं करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तिलक को जो लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली थी, वो होम रूल आंदोलन के समय मिली थी। और कोई सवाल, एकता का सवाल है, अच्छा सवाल है कि तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी। सवाल ठीक सवाल है कि जो 124A का सेडिशन आया था, उसमें उन्होंने जरूर आंदोलन किए थे, लेकिन उनको जो होम रूल के समय में वो जनता तक पहुंच गए थे, उसके कारण उनको यह उपाधि मिली थी। और कोई सवाल और कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। और किसी का कमेंट, लेट मी सी सम मोर कमेंट। चौरी चौरा की घटना में हिंसा क्यों हुई थी? चौरी चौरा की घटना क्या है? वह एक तात्कालिक इशू था कि जो लोग वहां पर थे, वह पुलिस की जातियों, वह बहुत ही इंस्टेंट था। उसके बारे में कोई वो सुनियोजित हमला भी नहीं था। जो लोग पुलिस के वहां पर लोग थे, जो लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे, वह पुलिस की जातियों में थे। 1897 क्या दिया गया है? किस बात पे?
1897 क्या दिया गया है? अभिनव मौर्य 1897 क्या है बिपिन चंद्रा किताब में? शिवाजी महोत्सव। तिलक को लोकमान्य दिया गया है, उपाधि दी गई है। 1897 में तिलक इतने बड़े नेता नहीं हो पाए थे, तिलक नेता बन रहे थे। तिलक का जो नेतृत्व है वो 1897 के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। अगर तिलक की आप जर्नी देखिए तो तिलक की जो जर्नी स्टार्ट होती है 1893 में शिवाजी करते हैं, 1893 में गणपति करते हैं, 1896 में शिवाजी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं उनके पास सेडिशन केस होता है। तिलक के पास जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आता है 1909 से 16 के बीच में आता है। और कोई सवाल? इंडियन रिपब्लिक जो आर्मी है ये भगत सिंह आजाद इन सब की आर्मी थी, तो भगत सिंह ने बनाई थी, बाद उसका नाम चेंज कर दिया था, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कर दिया था। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी हो गया, तो लेट्स कॉल फॉर डे। कल हम लोग YouTube पे करते हैं, क्योंकि हम थर्सडे फ्राइडे YouTube पे करते हैं, तो कल हम YouTube पे आपसे मुलाकात करेंगे। हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।